दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे केपलर सेकेंड लॉ एंड केपलर थर्ड लॉ के बारे में। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो इसके बाद ही आपको सोलर सिस्टम और टाइम का जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। इसके बाद ही आप समझ पाओगे कि मून जो है अर्थ के अराउंडिंग कितने फास्ट क्यों घूम रहा है और स्लो कभी घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड फास्ट कभी घूम रही है और अर्थ सन के अराउंड स्लो कभी घूम रही है। ये सारी जो टॉपिक्स है, सारा जो फंडा है, वो सारा का सारा फंडा केपलर्स के सेकेंड लॉ और केपलर्स के थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब रेडियस वेक्टर किसको बोला है? रेडियस वेक्टर मतलब ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये एक वेक्टर लाइन है। रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट मतलब ये सर्कल के अराउंड, स्वीप्स मतलब घूमना, ये सर्कल के अराउंड स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर एरिया बोला उन्होंने, ठीक है, मतलब ये जो एरिया है पूरा, ठीक है, ये एरिया, अगर ये लाइन इधर से इधर 5 सेकेंड में आती है और 5 सेकेंड में ये लाइन इतना एरिया कवर कर रही है, ठीक है, यहां से लेके ये पूरा एरिया ये लाइन कवर कर रही है 5 सेकेंड में। दिस रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट दिस मच एरिया इन पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। ओके, तो केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 5 सेकेंड में अगर ये लाइन इतना एरिया कवर करती है तो हर 5 सेकेंड में वो इतना ही एरिया कवर करनी चाहिए। ओके, अभी ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। ओके, तो 5 सेकेंड में सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर 24 मीटर स्क्वायर इतना एरिया ये लाइन कवर कर रही है तो आपको इतना ही एरिया इस 5 सेकेंड के अंदर यहां पर भी कवर करना चाहिए, बराबर। तो 5 सेकेंड में इस लाइन को इस वाले डिस्टेंस में, अभी डिस्टेंस ज़्यादा था इसके लिए उसको कम भागना पड़ा, लेकिन यहां पर अगर जब डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस कम होने के बाद उसको 5 सेकेंड में अगर 24 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करना है तो ज़्यादा स्पीडली भागना पड़ेगा। ओके, तो ये डायग्राम आपको प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन की बुक में दी है। तो ये 24 मीटर स्क्वायर एग्जाम्पल वाला 24 मीटर स्क्वायर आपको इस पोजीशन में कवर करने के लिए ज़्यादा स्पीडली भागना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो ये 24 मीटर स्क्वायर है, ये भी 24 मीटर स्क्वायर है। अगर इतना ही एरिया अगर इस लाइन ने यहाँ पर कवर कर लिया होता, सेम अगर डिस्टेंस वो कवर करती थी तो आपका 24 मीटर स्क्वायर नहीं बनता था। इसके लिए जब वो पॉइंट यहाँ पर था तो उस लाइन को ज़्यादा स्पीडली भागना पड़ेगा ताकि वो 5 सेकेंड में 24 मीटर स्क्वायर कवर कर सके। ओके, और जब वो पॉइंट यहाँ पर पहुँचा तो उसको अपना स्पीड कम करना होगा ताकि वो 5 सेकेंड में 24 मीटर स्क्वायर कवर कर सके। ओके, जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको स्लो होना है। इन शॉर्ट अभी हम लोग बात करेंगे मेन फंडे के ऊपर आते हैं। जब वो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो उसको स्लो भागना पड़ेगा, और जब डिस्टेंस छोटा है तो उसको स्पीडली ज़्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा ताकि सेम ड्यूरेशन में सेम एरिया कवर हो। तो यही चीज़ केपलर्स के सेकेंड लॉ में बोली गई है। रेडियस वेक्टर मतलब ये लाइन रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। ओके, उसने इक्वल एरिया कवर करना चाहिए इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो सेम टाइम में अगर उसको सेम एरिया कवर करना है, अगर उसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको स्लो भागना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो उसको फास्ट भागना पड़ेगा। ये है केपलर सेकेंड लॉ में, और सेम चीज़ इसी के ऊपर केपलर्स का थर्ड लॉ भी डिपेंड है। केपलर्स के थर्ड लॉ में बोला है इट इज गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब रिवॉल्यूशन कौन सा? ये वाला रिवॉल्यूशन,
ठीक है, ये इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन है वो रिवोल्यूशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन के अगर वो प्लैनेट नजदीक है, व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन, अगर प्लैनेट सन के नजदीक है तो एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने बोला था कि उसको इस पॉइंट में अगर सन के रिलेशन में अगर वो प्लैनेट नजदीक है तो उसको ज्यादा फास्टरली भागना पड़ेगा। जो फास्टरली भागना बोलते हैं उसको हम लोग नॉटिकल एस्ट्रोनॉमी में बोलेंगे एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर प्लैनेट यहां पर है तो ज्यादा रहेगा, एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर प्लैनेट यहां पर है, इस पोजीशन पर है, तो स्लो रहेगा। दैट इज नथिंग बट द केपलर्स थर्ड लॉ। ओके दोस्तों, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन इट स्वीप्स आउट द एरिया मोर फास्टरली, यहां पर बहुत फास्टली भागेगा क्योंकि उसको इतना एरिया कवर करना है इतने पीरियड में। जब वो प्लैनेट दूर रहेगा तो उसको स्लो भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फास्ट भागेगा तो ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, तो कि वो अपने को नहीं करना है। जब प्लैनेट दूर रहेगा तो उसको स्लो भागना है। व्हेन प्लैनेट इज अवे फ्रॉम द सन इट्स एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी स्लोअर। ओके, तो सेकेंड लॉ इज कमिंग बट इज नथिंग बट द रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सेकेंड लॉ हो गया। एंड थर्ड लॉ इज द रिलेशनशिप between the distance from the sun and the time of revolution. क्लोजर प्लैनेट फास्टर एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही उन्होंने बड़ा चढ़ा के बोला है। तो आपको यही बताना है, क्लोजर प्लैनेट एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा, अगर प्लैनेट फार्दर है तो इट्स एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी स्लोअर। ओके, तो ये दोनों चीजें हो गई। अभी इसमें क्या है, एम्पीहेलियन किसे बोलते हैं और पेरीहेलियन किसे बोलते हैं, इसको ध्यान में रखने की एक बहुत सिंपल तरीका है। ए और पी आप ध्यान रखना, ए मतलब अवे, पी मतलब पास, पास मतलब नजदीक। ओके, व्हेन इट इज अवे, अवे मतलब यहां पर, व्हेन इट इज अवे तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पीहेलियन। अगर वो पास है, सन के पास है, तो उसको बोलेंगे पेरीहेलियन। सिंपल, एम्पीहेलियन, पेरीहेलियन, अवे एंड पास। ओके, तो केपलर का सेकेंड लॉ हो गया, केपलर का थर्ड लॉ हो गया। इसी के बारे में, इसी के बेस के ऊपर आपका टाइम का जो चैप्टर है, या मून का जो साइडेरियल पीरियड किसे बोलते हैं, मून का साइनोडिक पीरियड किसे बोलते हैं, साइनोडिक पीरियड क्या होता है और उसका साइडेरियल पीरियड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग इसी के बेस के ऊपर पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ अगर टॉपिक क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।